गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ाई, कूलम्स लॉ के लिमिटेशन पढ़ाए और फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताया। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम निकालते हैं। अगर दो फोर्स P और Q एक दूसरे से अल्फा एंगल पर काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस एल्फा। उसके बाद हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। डायरेक्शन का मतलब होता है कि रिजल्टेंट पी के साथ में यानी पहले फोर्स के साथ में क्या एंगल बना रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि अगर फोर्सेस दो से ज़्यादा हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस। अब हम दो से ज़्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। देखिए, सपोज दीज आर द फोर्सेस F1, F2, F3, F4, F5। F1 makes an angle θ1, F3 makes an angle θ2, F5 makes an angle θ3 with the horizontal. F1 and F2 are in horizontal line. Suppose the resultant force B capital F which makes an angle theta with the force F1. अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं, यानी कि रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। अब देखिए, F cos थीटा इज इक्वल टू F1 तो हॉरिजॉन्टल है प्लस क्या आया F2 cos θ1। देखिए, जिधर एंगल होता है उधर कॉज लाते हैं और उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में साइन लाते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारे पास F3 आया, F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा। देखिए, इधर के कंपोनेंट हम नेगेटिव लेते हैं और इधर के कंपोनेंट हम पॉजिटिव लेते हैं, तो दिस इज माइनस F3 cos θ2। अब देखिए, ये F4 जो है ये भी इस साइड में आएगा, इसलिए इसको भी हम नेगेटिव लेंगे, माइनस F4। अब उसके बाद F5 आया, F5 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, प्लस F5 cos θ3। अब इन सब की कुछ वैल्यूज होंगी, सपोज इन सब की कुछ वैल्यूज होंगी, हमने उन सारी वैल्यूज को क्या मान लिया, x। भाई इन सबको सॉल्व करके F1 की कुछ वैल्यू होगी, θ1 की कुछ वैल्यू होगी, θ2 की कुछ वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, हमने उसको x कह दिया। सपोज अब देखिए, हम रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, दैट इज F sin θ इज इक्वल टू। अब देखिए, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब ये आया आपका F2, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, F2 sin θ1, F2 sin θ1। इसी तरह से F3 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, प्लस F3 sin θ2। अब देखिए, F4 जो है ये हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इन्फ्लुएंस या कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब F5 जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, इट्स टेकन एज नेगेटिव, माइनस F5 sin θ3। सपोज इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई नंबर आ जाती है y, सपोज। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Here f square is common. F square is common. This is cos square theta plus sin square theta. This is equal to x square plus y square. देखिए cos square theta plus sin square theta that is equal to 1. Therefore f square into 1 is equal to x square plus y square. So f is equal to under root x square plus y square. अब देखिए जब यहाँ से अब स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो इस पूरे पर अंडर रूट आ जाता है. अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखने की है, कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख देते हैं. ये पॉसिबल नहीं है. अगर यहाँ प्लस या माइनस है तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर यहाँ मल्टीप्लाई होती, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होता तो एफ इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाता. ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस के साथ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, डायरेक्ट अंडर रूट लगेगा. तो इस तरह से एक्स हमें मालूम, वाई हमें मालूम, हम रिजल्टेंट फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. अब देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. एफ कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा. टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. So we can find the direction of resultant force. तो इस तरह से हम फोर्सेस को रिजॉल्व करके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. ये हमें याद रखना है. अब इस पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए. Suppose this is equilateral triangle. देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री. अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन. और एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होती हैं. इन मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ट्राइंगल का सेंटर या सेंट्रॉइड कहलाता है. दूसरी चीज़ कि ये मीडियन इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कैसी होती है, राइट एंगल पर. सपोज अगर मैं यहाँ से इसका मिड पॉइंट मिलाऊं तो ये मीडियन कहलाएगी, और ये मीडियन क्या होगी, इट इज़ एट राइट एंगल टू द साइड. अब देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. सपोज दिस चार्ज इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. अब देखिए आप इसका सेंटर निकाल रहे हैं. देखिए ये मीडियन राइट एंगल पर होती है और इसकी हर एक साइड एल है. दिस इज सेंटर. सपोज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस कैपिटल क्यू. अब हमारा क्वेश्चन क्या है
कि हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एट सेंटर O। कैलकुलेट the net force at the center of equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर के सेंटर पर हमें नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो अल्टीमेटली ये एंगल 30 डिग्री हुआ, ये एंगल भी 30 डिग्री, दिस इज 90, ये एंगल 60 डिग्री हुआ, तो ये भी 60। सिमिलरली ये और ये हर एक 60। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको देखनी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसकी मीडियन है, तो दिस इज L/2 L/2। सपोज A B C, this is midpoint M, this is the right angle। अब देखिए पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से ये मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB दिस इज L स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM L/2 L स्क्वायर बाई 4। सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। दिस इज 3L स्क्वायर बाई 4। सो AM इज इक्वल टू √3L/2। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर कहलाता है। दिस इज द सेंटर। तो ये AO। अब देखिए ये जो सेंटर है यानी A से O तक का जो डिस्टेंस होता है ये पूरी मीडियन का 2/3 होता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो 1/3 होता है। तो AO इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AM। दिस इज 1/3 √3/2L। So this is, it is cancelled by √3 time, L upon, this is 2/3 AO, this is 2/3 of 2/3 of AM, 2/3 of AM, √3/2 into L, 2 cancel, so this is L by √3। सिमिलरली अब देखिए यहां जो आपका चार्ज रखा हुआ है वो Q है प्लस। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी मीडियन इक्वल इन लेंथ, इसलिए AO इज इक्वल टू BO is equal to CO। all the three distances are equal। अब देखिए पहले हम फोर्स देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा। अब देखिए दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, इस फोर्स को हमने F कह दिया।
इसी तरह से ये चार्ज और ये चार्ज भी सेम, ये इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स भी F कहलाएगा। क्यों? दोनों चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम। इसी तरह से ये चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज F। ये भी फोर्स F हो जाएगा क्योंकि चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम। अब देखिए हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रिजॉल्विंग द फोर्सेस। अब देखिए इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम आएंगे। देखिए ये हमारे पास F था, ये F था, ये F था। अब देखिए अगर अब इनको देखिए, ये एंगल हमारे पास 60 था, तो ये तो देखिए इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो क्या हो जाएगा? दिस इज F sin 60। इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, दिस इज F sin 60। देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, जिधर एंगल होता है उधर कॉज आएगा और उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में साइन आएगा। अब देखिए दोनों कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दीज आर काउंटर बैलेंस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये फोर्स प्लस इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, यही रिजल्टेंट बन जाएगा। तो नेट फोर्स एट सेंटर O इज इक्वल टू कितना हुआ? F प्लस F cos 60 प्लस F cos 60 F प्लस 2F cos 60 इज इक्वल टू F प्लस 2F cos 60 1/2। दिस इज 2 कैंसिल 2F। दिस इज द नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट while the horizontal component are counter balanced। horizontal component तो काउंटर बैलेंस हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में आए हैं, इसलिए ऐड हो गए। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का हमने ये क्या निकाला? मैग्नीट्यूड। अब देखिए अगर हम ये देखना चाहें कि ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल है ही, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। इट इज डायरेक्टेड along OA। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 6 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इन एयर। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम बी F। इनके बीच में फोर्स क्या है? F है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों फोर्सेस को आपस में टच कर दिया और फिर इनको सेपरेट कर दिया, यानी बोथ द चार्जेस आर टच टुगेदर, दोनों को एक साथ टच कर दिया और फिर एंड देन सेपरेट, और उनको सेपरेट कर दिया। देखिए जब हम इनको टच करेंगे और फिर सेपरेट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +6 -3,
दिस इज द टोटल चार्ज, दिस इज 3, और जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो दिस इज 3/2 एंड 3/2। यानी क्या मतलब है, अगर एक चार्ज है वो प्लस Q1 है, दूसरा चार्ज माइनस Q2 है, उन दोनों को हमने टच किया तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। अब जब उन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करेंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2। वही काम यहाँ हुआ है, पहली बॉडी पर चार्ज कितना था, +6, दूसरी बॉडी पर चार्ज कितना था, -3। ये d डिस्टेंस से सेपरेट थे एयर में, इनके बीच फोर्स कितना था, F। अब देखिए हमने इनको दोनों को टच किया और फिर उसके बाद इनको सेपरेट कर दिया, टच करने पर टोटल चार्ज कितना हुआ, 6 - 3 = 3। अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो इक्वली डिवाइड, 3/2 3/2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ F। अब देखिए पहले हम F निकालने हैं, F = 1/4πε0 कूलम्स लॉ से 6 × 10⁻⁻⁶ 3 × 10⁻⁻⁶। मैंने कल आपको बताया था कूलम्स लॉ में जब हम चार्जेस को पुट करते हैं तो साइन कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि चार्जेस का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और चार्जेस को हम कूलम्ब में ही रखते हैं, ऐसा यूनिट के अंदर रखते हैं। डिस्टेंस कितना है, d, दिस इज d², पहली कंडीशन में। अब देखिए दूसरी कंडीशन में फोर्स कितना हो जाएगा, F' = 1/4πε0। चार्ज कितना हो गया, 3/2, 3/2 × 10⁻⁻⁶, 3/2 × 10⁻⁻⁶ d²। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो F' की वैल्यू है वो F के टर्म्स में आ जाएगी। देखिए F' अपॉन F इज इक्वल टू, F' की वैल्यू 1/4πε0, थ्री 339 10⁻⁻12 अपॉन 4d² अपॉन F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4πε0 6 3 18 into 10⁻⁻12 upon d². This is cancel. 9 into 10⁻⁻12 अपॉन 4d²। देखिए दो फ्रैक्शन हैं, डिवाइड में रखी हैं, एक फ्रैक्शन को ऐसी रखेंगे, जब मल्टीप्लाई के लाएंगे दूसरे को हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। दिस इज d² / 18 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कैंसिल आउट हुए, d² कैंसिल, 9 × 18 1/8। F' इज इक्वल टू F/8। क्या मतलब हुआ कि जो अप फोर्स है वो पहले का 1/8 हो जाएगा। F' इज इक्वल टू F/8। अब देखिए इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं।
देखिए ए एंड बी are the two identical charged sphere and very smaller in size, each of mass m, each having a charge plus q. These are connected by a thread as shown in figure. The angle between them is theta. क्यों? देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इसको सेपरेट रिपेल करेगा एफ फोर्स। सिमिलरली ये भी उसको उतने ही फोर्स से रिपेल करेगा, दिस इज एफ। इसका वेट एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, इसका भी वेट एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। ये टेंशन होगा टी, ये टेंशन होगा टी। यानी मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया कि दो चार्ज्ड स्फीयर है, स्मॉलर इन साइज, ईच ऑफ मास एम, ईच हैविंग अ चार्ज प्लस स्मॉल क्यू. These are connected by a thread and their common points are connected at a point at this point. So due to force of repulsion, the angle between the two thread is theta. अब हम कह रहे हैं the whole system is taken out into a satellite which is revolving around the earth. What will be the value of theta? Question क्या है? What will be the value of theta if whole system is taken into a satellite? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। सैटेलाइट में वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। सिमिलरली अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो उस वो बॉडी भी वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। या कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, वो भी वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। या कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, वो भी वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। तो इन केस ऑफ सैटेलाइट देयर इज ए कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। जब वेटलेसनेस की कंडीशन होगी तो वेट mg खत्म हो जाएगा। अब जब वेट mg खत्म हो जाएगा तो पता है चला कि दोनों स्फीयर इस पोजीशन में आ जाएंगे, यानी इन पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, टेंशन रहेगी, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा ड्यू टू वेटलेसनेस। तो द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है और उसके अंदर हम सिस्टम को सैटेलाइट के अंदर ले जाएं या किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर ले जाएं या किसी फ्लोटिंग बॉडी पर ले जाएं, तो उसके अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी और थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और करा रहा हूँ। दैट इज अ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। अब यह क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू
plus small q are located at the four corner of square of side small a. All the sides are equal. देखिए एक बात आपको और याद रखनी है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 टाइम होता है, और ये पाइथागोरस से हम निकाल लेते हैं. इसका मतलब क्या है कि CAC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू A√2. दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज सेंटर O. अब देखिए OA, OC, OD, OB all are equal. OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to A√2 upon 2. This is A by √2. अब एक चार्ज कैपिटल Q यहाँ रखा हुआ है. क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट शुड बी द value of Q, what should be the magnitude and nature of the charge capital Q so that the resultant force at the corner A is 0. हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q so that the net force at A is 0. A पर नेट फोर्स 0 है. भाई क्वेश्चन समझ आया आपके? क्या है कि चार चार्जेस हैं, ईच ऑफ प्लस स्मॉल q आर लोकेटेड एट द फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a. अनदर चार्ज कैपिटल Q इज लोकेटेड एट द सेंटर O. What should be the magnitude and nature of the charge Q so that the resultant force at A is 0. अब देखिए पहले तो हम फोर्सेस देखेंगे. देखिए A पर ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स कहलाएगा FAB. जिस पर फोर्स देखते हैं उसे पहले लिखते हैं और जिसकी वजह से देखते हैं उसको बाद में लिखते हैं. इसी तरह से इस पे देखें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये फोर्स कहलाएगा FAC. इसी तरह से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा. FAD. अब देखिए इन चार चार्जेस के तो हमें साइन मालूम थे. अब कैपिटल Q का साइन हमें देखना है. सपोज हम ये मानना है कि अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये भी इसको रिपेल करेगा. तो सारे फोर्सेस एक ही तरफ आ गए तो रिजल्टेंट तो 0 हो नहीं सकता. इसका मतलब क्या है कि कैपिटल Q पॉजिटिव नहीं हो सकता. अब अगर ये नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव हो तो देखिए ये चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स कहलाएगा FAO. अब देखिए ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम हैं. कैसे? FAB इज इक्वल टू 1/4πε0. इसको हम शॉर्ट में K कह देते हैं. K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. सिमिलरली FBD K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर.
अब देखिए डायगोनल जो है वो √2 टाइम होता है, जैसे कभी मैंने आपको बताया था। तो FAC पहला फोर्स FAB, दूसरा FAD, दिस इज FAD, मैंने भी लिख दिया था FAD। अब देखिए FAC KQ² अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, दिस इज KQ² अपॉन 2A²। अब आप देख रहे हैं कि FAB FAD बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखिए स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं और ये 45 के एंगल पर होते हैं। अब देखिए अगर हम इनको रिजॉल्व करें तो देखिए इसके अलोंग हम रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि डायगोनल के अलोंग हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये फोर्स अगर FAO के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आर काउंटर बैलेंस्ड। अब देखिए एट A the net force is 0. Resolving the forces, along CA, देखिए क्या हो जाएगा, FAC प्लस FAB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा FAB cos 45 प्लस FAD cos 45। This is equal to FAO। Vertical component of FAB and FAD are counterbalanced because both the two forces are equal in magnitude। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया, वर्टिकल कंपोनेंट ये आए, दीज आर काउंटर बैलेंस्ड। दिस इज F sin 45, दिस इज FAB, दिस इज FAD, FAD sin 45। देखिए ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है। तो अगर हम चाहें तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कॉज हो गया, और ये भी एंगल 45 है तो कॉज भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दीज आर काउंटर बैलेंस्ड। देखिए जिधर एंगल होता है उधर कॉज ले आते हैं। तो FAB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट FAB cos 45, इस डायरेक्शन में FAB sin 45। सिमिलरली FAD का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट
क्या हो जाएगा, एफ ए डी कॉस 45 और इस डायरेक्शन में एफ ए डी साइन 45. दीज आर काउंटर बैलेंस्ड. दिस इज इक्वल टू एफ ए ओ. अब देखिए एफ ए ओ हम और निकाल लें. एफ ए ओ इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, a बाई रूट टू, ए स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज 2k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर. अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे. देखिए एफ ए सी एफ ए डी इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी और ए डी आर इक्वल. देखिए एफ ए बी एफ ए डी बोथ आर इक्वल. सो एफ ए सी प्लस ट्वाइस एफ ए बी कॉस 45 इज इक्वल टू एफ ए ओ. अब ये वैल्यू पुट करेंगे. एफ ए सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी या एफ ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, एफ ए बी या एफ ए डी दोनों सेम है. एफ ए बी की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 45 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू एफ ए ओ 2k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर. अब देखिए के सब जगह से कॉमन लेकर कट जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेकर कट जाएगा, क्यू की एक एक पावर कॉमन लेकर कट जाएगी. अब आपके पास क्या बच रहा है, क्यू बाई 2 प्लस 2q बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 कैपिटल Q. अब देखिए इसका हम अंदर से कॉमन निकाल लेंगे. Q अपॉन रूट 2 कॉमन क्या बचेगा, 1 बाई रूट 2. इस 2 को हम रूट टू लिख सकते हैं प्लस Q बाई रूट 2 कॉमन 2 इज इक्वल टू 2 कैपिटल Q. अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे. Q बाई रूट 2 एलसीएम इज रूट 2. रूट 2 से रूट 2 टाइम कैंसिल हुआ, दिस इज 1 प्लस 1 से रूट 2 टाइम घटा, दिस इज 2 रूट 2 इज इक्वल टू 2 कैपिटल Q. तो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू क्या हुई, Q अपॉन रूट टू 2 ब्रैकेट में 2 रूट 2 प्लस 1. That is the magnitude. अब देखिए हमने Q को नेगेटिव माना था तो माइनस Q इज इक्वल टू Q बाई 2 दिस इज 2. ये 2 और आएगा, रूट टू 2 और एक 2 यहाँ से आएगा तो Q बाई 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1
तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया -Q/4, दिस इज 2√2 प्लस 1। तो कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं। मैग्नीट्यूड तो आपने ये निकाल लिया था और नेचर निकालने के लिए आपने लास्ट में साइन लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स इम्प्रेशन। जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन जो हैं उनका लेवल बढ़ता जाएगा और हम पूरी एफर्ट्स करेंगे आई-फाई लेवल के क्वेश्चन, जो IIT लेवल के और नीट लेवल के क्वेश्चन हैं, वो आपके सामने रखें। थैंक यू।